अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो आए और झारखंड की जनता को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र राय और जिन्हें सारा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, लोकसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय करिया मुंडा जी और भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, यहां के प्रभारी डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, क्षेत्रीय महामंत्री संगठन श्री सौदान सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, श्री पीएन सिंह, दिनेशानंद जी गोस्वामी, श्री यदुनाथ चहल जी, दृश्य जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने झारखंड में कभी नहीं देखा था जो आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि यह रैली नहीं है, बल्कि सचमुच यह रैला आज मैं इस झारखंड की पवित्र धरती पर देख रहा हूं। बहनों भाइयों, लंबे समय तक इस झारखंड में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। झारखंड के साथ मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। झारखंड को भी अच्छी तरह जानता हूं, झारखंड के इतिहास को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि झारखंड ऐसे हिंदुस्तान की जहां पर एक पवित्र यह राज्य है, पवित्र धरती है, वहीं पर झारखंड यह वीरों की धरती है और प्रतिभा संपन्न नौजवानों की धरती भी यह झारखंड है। आप सबको जानकारी होगी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब 1857 में प्रारंभ हुआ, उसके पहले ही 1771 में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। आज मैं उस तिलका मांझी को भी याद करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने के 2 साल पहले, चाहे वह सिद्धू हो, चाहे कान्हू हो, चाहे चांद हो, चाहे भैरव हो, इन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का काम इसी झारखंड की धरती से किया था। कई ऐसे यहां के सपूतों ने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपनी शहादत भी देने का काम किया है। चाहे वह उमराव सिंह टिकैत हो, चाहे वह पांडे गणपत राय हो, चाहे वह शेख भिखारी हो, चाहे वह विश्वनाथ सहदेव हो, चाहे वह नीलांकर हो अथवा पीतांबर हो। मैं भूल नहीं सकता उस बिरसा मुंडा को, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे बिरसा मुंडा की बिना दास्तां सुने भारत की दास्तां भी, आजादी की लड़ाई की दास्तां भी अधूरी रह जाती है, वैसे ही बिरसा मुंडा का जो योगदान आजादी की लड़ाई में है, बहनों भाइयों, जब तक यह झारखंड रहेगा तब तक यहां की जनता ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान। महेंद्र धोनी क्रिकेट की कप्तानी जिसके हाथों में रही है, जिसने सारे भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है, उस महेंद्र धोनी को मैं सचमुच आज इस मंच से बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी की चैंपियन है, उसने भी झारखंड का मस्तक सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया में ऊंचा किया है। मैं उस दीपिका कुमारी को भी यहां पर बधाई देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, यही रांची है। इसी रांची के धरती से जब प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, तो लोगों ने मांग की थी कि झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए। लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यह क्या तमाशा हो रहा है, और उन्होंने कहा कि यह मांग तो हास्यास्पद मांग है। यह कहकर उन्होंने खिल्ली उड़ाने का काम किया था। लेकिन झारखंड की जनता
इस हकीकत को बहनों भाइयों भूल नहीं सकती है कि झारखंड की जनता की जो लंबे समय तक मांग थी कि झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए, क्योंकि यहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बगल के क्षेत्रों से भिन्न हैं, तो उस झारखंड की मुराद को पूरा करने का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के लाल और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लेकिन जिस हसरत के साथ अटल जी ने इस झारखंड राज्य का निर्माण किया, बहनों भाइयों, झारखंड राज्य बन जाने के बाद भी वह हमारी हसरत आज पूरी नहीं हो पाई। 13 वर्षों का समय गुजर गया, 13 वर्षों में कई मुख्यमंत्री बदले और यहां तक कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। क्यों इस प्रकार के हालात यहां पर पैदा हुए? राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बराबर इस झारखंड राज्य में रहता है। लेकिन इसी झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य का भी निर्माण हुआ था। आज कोई जाकर देख ले छत्तीसगढ़ की हालत क्या है, उत्तराखंड की हालत क्या है, और हमारे इस झारखंड राज्य की हालत कितनी बदतर हो गई है। गठबंधन की राजनीति का सिलसिला इस झारखंड में प्रारंभ हुआ, जोड़ तोड़ की राजनीति का सिलसिला इस झारखंड में प्रारंभ हुआ। कोई भी राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मैं यह मानता हूं कि जब तक झारखंड में विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी तब तक झारखंड की राजनीति को अस्थायित्व प्राप्त नहीं हो सकता है। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने शासनकाल में, जहां पर झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, उन 81 सीटों को बढ़ाकर 150 सीट किए जाने हेतु अपनी अनुशंसा उन्होंने भारत सरकार को भेजने का काम किया था। लेकिन आज तक भारत सरकार इस पर कुंडली मारे बैठी हुई है। झारखंड के विकास के मोर्चे पर बदहाली को देखते हुए यहां के लोगों ने मांग कर दी कि इसे विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए झारखंड राज्य को। लेकिन इस संबंध में भी कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने कोई विचार नहीं किया, बल्कि कभी कभी वह झुनझुने पकड़ा देती है यहां के लोगों को। बहनों भाइयों, विकास की बात और विकास का न होने का पूरा आरोप मैं लगाना चाहता हूं तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार पर लगाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को लगाना चाहता हूं, क्योंकि यही धनबाद है। मुझे याद है यहां का मैं प्रभारी रहा हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो धनबाद का है, जिसे आईआईटी का दर्जा दिए जाने की मांग यहां का नौजवान कर रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आज तक इसे आईआईटी का दर्जा नहीं दिया है। इतना ही नहीं, यहां के लोग इलाज के लिए, बीमार होने के बाद इलाज के लिए तड़पते रहते हैं, कहीं कोई अच्छा एक चिकित्सालय मिल जाए। यहां पर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उस राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को भी जैसे दिल्ली का एम्स है वैसा ही एम्स का दर्जा इसे दिया जाना चाहिए। यह भी मांग यहां की जनता करती रही है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। अटल जी ने राज्य बनाते ही बहनों भाई यहां के विकास की चिंता प्रारंभ कर दी। उन्होंने एक एनटीपीसी के पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। मैं यहां की सरकार से और केंद्र की कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं, अटल जी ने हजारीबाग में जिस पावर प्लांट का शिलान्यास किया था, कहां चला गया वह पावर प्लांट? क्यों नहीं आज तक उस पावर प्लांट का निर्माण हो गया? और आज हालात इतने बदतर हो गए। जिस समय सरकार बनी थी 6000 करोड़ रुपए का कर्जा इस झारखंड के ऊपर था, और इस कांग्रेस की सरकारों ने, उनके सह से चलने वाली सरकारों ने इस कर्जे को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंचा दिया है बहनों भाई। और झारखंड की 50% से अधिक जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर हो गई है। मैं चप्पे चप्पे से परिचित हूं। मैं जानता हूं, चाहे फिराया लाल चौक हो, चाहे वह यहां का जमशेदपुर हो, चाहे वह लातेहार हो, चाहे धनबाद हो, शाम को यहां दुकानदार जनरेटर चलाकर
जनरेटर चलाकर अपनी दुकानों में रोशनी पैदा करने का काम करते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। बिजली की किल्लत 13 वर्षों के बाद भी जाकर छत्तीसगढ़ में कोई देख ले। और मैं यहां की सरकार से भी कहना चाहता हूं, यदि आप बिजली नहीं पैदा कर सकते हैं तो हमारा बगल का राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां भाजपा की सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह जहां के मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटे बिजली अपने राज्य को देते हैं। झारखंड के साथ ही वह राज्य बना था। आप जितनी बिजली चाहें, हमारा यह छत्तीसगढ़ राज्य आपको बिजली मुहैया करा सकता है, लेकिन बिजली खरीदने की भी जो कुवत चाहिए वह कुवत इनके अंदर नहीं। भ्रष्टाचारों का बोलबाला है, केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार का बहनों भाइयों बोलबाला है। कांग्रेस ने बराबर इस झारखंड में हर सरकार को हिलाया है, कमजोर किया है। आज भी यहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार है। बहनों भाइयों, एक तो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हो यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस ने एक यहां पर सुपर चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठा दिया है, जिसको लेकर यहां की नौकरशाही में, यहां के विधायकों में, यहां के जनता के भी बराबर यह कंफ्यूजन बना रहता है। मंत्रियों की बात सचिव नहीं सुनते हैं, यह भी शिकायत मिलती है। बड़ी झारखंड के अंदर केवल इतना ही नहीं है बहनों भाइयों, कई ऐसे स्टील के बड़े वाहन समाप्त होते जा रहे हैं। उद्योग रह गया है तो केवल झारखंड की सरकार का तबादला उद्योग यहां पर चलता है और शेष सारे उद्योग यहां पर पूरी तरह से बंद हो गए। बेरोजगारी का संकट भी निरंतर बढ़ता जा रहा है और एक सबसे बड़ी चुनौती है वह नक्सलवाद की है। और मैं यह मानता हूं कि नक्सलवाद और भ्रष्टाचार झारखंड के इस विकास को, झारखंड के भविष्य को इन दोनों ने बंधक बना लिया है। लेकिन बराबर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नक्सलवाद का संकट यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर संकट है। लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि नक्सलवाद यह गंभीर चुनौती है तो आपने किया क्या है इस समस्या का समाधान निकालने के लिए? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल आप देश की जनता को सूचना देते हैं कि नक्सलवाद के कारण आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गहरा संकट है। मैं अपील करना चाहता हूं अपने नक्सलवादियों भाइयों से कि बहनों भाइयों, जल, जमीन और जंगल की लड़ाई बंदूक की गोलियों से नहीं लड़ी जा सकती है, बल्कि लोकतंत्र में जल, जमीन और जंगल की लड़ाई यदि लड़ी जा सकती है तो वह केवल वोट के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है। बंदूक की एक गोली एक इंसान की जान ले सकती है, लेकिन आपका एक वोट सारी व्यवस्था में ही जान फूंक सकता है। यह आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की यह कुवत है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। बहनों भाइयों, झारखंड सचमुच में है बहुत अच्छा है, लेकिन इस झारखंड के भविष्य को बनाने वाला कोई ना कोई एक ऐसा ताकतवर नेता चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए। अर्जुन मुंडा ने भी सरकार चलाई है, हिलती जुलती सरकार, बराबर कांग्रेस हिलाने की कोशिश करती रही है, लेकिन एक मजबूत सरकार यहां पर चाहिए। लेकिन कांग्रेस को तो तबाह किया ही है। महंगाई का संकट है कि नहीं है? महंगाई का संकट है कि नहीं है? जब जब कांग्रेस आती है तब तब महंगाई बढ़ने लगती है। याद दिलाना चाहता हूं, वह भी समय आपने देखा है 98 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कोई मां का लाल इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है। आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की तो उस भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई बांधे रखने में कामयाबी हासिल। 5 बमों का परीक्षण किया, पोखरण परीक्षण। दुनिया के सारे विकसित देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी अटल जी ने महंगाई बढ़ने नहीं दिया।
पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध हुआ, भारी भरकम धनराशि सरकार के खजाने की खर्च हुई, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। लेकिन आज सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 2009 के चुनाव में आप लोगों ने कहा था कि हम 100 दिनों के अंदर महंगाई रोक देंगे। 100 दिन क्या, हजारों दिन गुजर गए, महंगाई आगे आगे भग रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे पीछे भग रहे हैं। अब वह थक गए हैं। तब वह उन्होंने झल्ला कर कहा, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम महंगाई को जादू की छड़ी घुमाकर रोक दें। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यदि जादू की छड़ी से ही महंगाई रुकती है तो आप वह जादू की छड़ी चले जाइए, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के पास मिलेगी। लेकिन अब उस जादू की छड़ी को हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया है। आते ही महंगाई रुकेगी। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार, किन किन चीजों की चर्चा करूं? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, जल थल नभ। मैं सारे भ्रष्टाचार के सारे जितने मामले हैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आश्चर्य होता है जब सोनिया जी और राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। 67 वर्षों की इस आजादी के काल में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी की से हिंदुस्तान में रही है, 55 वर्षों से अधिक समय तक, तो वह कांग्रेस की रही है। और आज कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। बहनों भाइयों, हम लोग भी कई राज्यों में सरकार चला रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया का भी जो राजनीतिक विश्लेषक है इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि सचमुच हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज संसद में लोकपाल बिल पास करके राहुल गांधी कहते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। बहनों भाइयों, अटल जी ने भी यही लोकपाल का बिल संसद में पेश किया था और कहा था अटल जी ने, कब तक यह लोकपाल का बिल संसद में नहीं पारित होगा, कब तक यह लोकपाल का बिल खाक छानता रहेगा। और कहा कि यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि कोई शिकायत हो तो देश की बेचारी जनता कहां जाएगी। यह बात अटल जी ने कही थी। श्रेय देने का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आप श्रेय लेने की कोशिश मत करिए। श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो सचमुच अन्ना हजारे को श्रेय दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्षी पार्टी को दिया जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं? बहनों भाइयों, सरकार इतनी लुंज पुंज और इतनी कमजोर हो गई है कि जो पड़ोसी देश चाहे उनकी ओर आंख उठा दे, जो चाहे आंख उठा देता है। छोटे छोटे कुछ लाख जनसंख्या के देश भी आंख उठा देते हैं। पाकिस्तान की सेना आती है और हमारे सेना के जवानों की हत्या करके, सिर धड़ से अलग करके सिर साथ ले जाती है और हत्या करने के बाद भारत के एक सेना के जवान की उसके शरीर को कुचल देती है। और प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, आप लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका भारत के एक राजनयिक की बिना आपकी परवाह किए सीधे उसकी गिरफ्तारी कर लेता है। आप लगता है कि जो कुवत किसी हुकूमत में चाहिए अपनी संप्रभुता को कायम रखने की, जो हनक को बनाए रखने की, बहनों भाइयों, वह कुवत यह पूरी तरह से सरकार यह खो चुकी है। मैं तो कहता हूं हस्तक्षेप ज्यादा मत करो। हमारे भारत के सेना के जवानों के हाथों में वह कुवत है। एक बार हमारे भारत के सेना के जवानों को खुली आजादी दे दो, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश कर ले। बहनों भाइयों, ये लोग भारत को कमजोर बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने जिसे अपना नेता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी, 2002 में एक सांप्रदायिक दंगा हो गया 12-13 वर्षों के इतिहास में, उसको लेकर बराबर उन्हें सांप्रदायिक कहा जाता रहा और तरह तरह की जांच बैठाकर नरेंद्र भाई को परेशान करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन आप जानते हैं विधाता की दरबार में देर हो सकती है, लेकिन विधाता की दरबार में अंधेर।
अहमदाबाद की अदालत ने भी क्लीन। बहनों भाइयों, स्वयं जब यह आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाया तो नरेंद्र भाई ने 1 मिनट देर नहीं लगाई और उन्होंने इसकी जांच कराने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जांच आयोग बैठा दिया। परंपरा यह है कि जांच आयोग यदि कोई राज्य सरकार बनाती है किसी मामले को लेकर, तो उसी प्रकार का जांच आयोग फिर केंद्र सरकार को बनाने का यह अधिकार नहीं रह जाता। फिर भी 1-2 और लोगों का नाम जोड़कर उसमें उन्होंने जांच आयोग बैठा दिया। मैं कांग्रेस के दोस्तों बतलाना चाहता हूं, चाहे जितना षड्यंत्र रचो, जितना षड्यंत्र रचोगे, उतने ही हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मजबूत होकर निकलेंगे और भारत के राजनीतिक धरातल पर अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े हो। याद दिलाना चाहता हूं रामायण की कथा। राम को सिंहासन मिलने वाला था, भगवान राम को सिंहासन मिलने वाला था। मंथरा ने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा षड्यंत्र रचा कि भगवान राम को जंगल जाना पड़ा था। लेकिन अंततोगत्वा सिंहासन यदि किसी को मिला तो लाजूत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के 7 पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी कृष्ण के आगमन को, कृष्ण के अवतार को कोई रोक नहीं पाया था। इसीलिए मैं कांग्रेस के दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, लाख षड्यंत्र करो, हिंदुस्तान की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है भारत का भविष्य बनाने के लिए। यदि सचमुच इस हिंदुस्तान की शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में किसी के हाथों में होनी चाहिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथों में होनी चाहिए। यह हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया। लेकिन बहनों भाइयों, फैसला तो आपने कर लिया है, लेकिन इसका असली फैसला तो संसद में होगा जब लोकसभा की सीटें हम जीत कर आएंगे। क्या मैं आपसे एक अपील कर सकता हूं, आपसे मैं एक मांग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो बहनों भाइयों, मैं हाथ फैलाकर आपसे एक ही मांग करता हूं, किसी पार्टी की ऊपर मत देखिए। झारखंड के अंदर वह ताकत है, कुवत है। किसी प्रत्याशी को भी मत देखिए, किसी नेता को भी मत देखिए तो इस समय केवल नरेंद्र मोदी को देखिए और 14 सीटें लोकसभा की देकर भाजपा की झोली भर दीजिए। यही अपील करते हुए और शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी को जोहार बोलते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।